नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। उस एमसीक्यू सीरीज के अंदर टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं। जो सवाल पहले पूछे जा चुके हैं एमसीक्यू या आगे पूछे जाएंगे, जो कि ज़्यादा चलन में है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन एमसीक्यू के साथ हम क्या करते हैं, सीरीज चलाती है, जो कि 30 क्वेश्चन की सीरीज चलती है, जिसमें 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जिसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो वैसे करो। उद्यमिता होती है, ठीक है, इसका उद्यमिता होती है, उद्यमिता, ठीक है, जिसका हिंदी ट्रांसलेट उद्यमिता होती है। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर बेसिस है और इसी के टॉपिक के ऊपर बेस पे हम ये क्वेश्चन करने जाते हैं। आज की मेरी क्लास है जो कि सेकंड है, पहली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। 30 क्वेश्चन करते हैं, आज छोटी छोटी बातें करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की सारी बातें भी करते जाएंगे। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योर होता क्या है? वो बंदा जो नया बिजनेस लाता है, नया लाए या पुराना लाए, पुराने वाले को भी एंटरप्रेन्योर ही कहते हैं हम। पर हमारा फोकस आज की तारीख में नए पे रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप्स और इनका चलन ज़्यादा है और भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट किस स्तर का है, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। तो हम इसी बातें करते हुए चलेंगे। तो जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस खोलता है, नए आइडियाज होते हैं उनके पास, न्यू आइडिया, और इसी पुराने बिजनेस के अंदर भी नए नए आइडिया वो लागू करते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं। राइट। कैपिटल की जरूरत होती है, तो कैपिटल फाइनेंसिंग के जो बिजनेस फाइनेंसिंग मैंने आपको पढ़ाया है उसमें उसका भी मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। तो अलग अलग जरिए है जहां से कैपिटल इकट्ठा या पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अपना पहला ही क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास का। चलो, द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर आर, क्या उसके फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है? टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया, नए आइडिया को इमेजिन, नए आइडिया की सोच, बिल्कुल है सर। टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च करने, जो आइडिया उनको प्रोजेक्ट के रूप में लाया है, उसको लॉन्च करने वाला है, फिजिबिलिटी उसकी चेक करेंगे, क्या वो पर्याप्त है कि नहीं, क्या वो कार्य जो प्रोजेक्ट है वो सही मानव धरातल पे काम करेगा नहीं, उसकी फिजिबिलिटी तो चेक करना ही पड़ेगा आपको, टेक्निकली उसको चेक करना पड़ेगा, ठोक बजा के देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट हमारा सही है कि नहीं, तो वो भी करते हैं, बिल्कुल वो करना ही पड़ेगा। और टू सेटअप एंटरप्राइज, बिल्कुल उद्यम तो सेटअप करने के लिए ही तो इतनी सारी माथाफोड़ी करते हैं। तो कहने का मतलब ये तीनों ही आंसर इसके सही है कि एंटरप्रेन्योर का, एक उद्यमी का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है? नए बिजनेस आइडिया को सोचना, इमेजिन करना, अपने प्रोजेक्ट जो लागू करने जा रहा है उसकी अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना कि भैया वो सही मायने में लागू उस तरीके से होगा कि नहीं, या उसका फिजिबल चलेगा कि नहीं चलेगा हमारा प्रोजेक्ट, और नए एंटरप्राइजेस, नए उद्यम का सेटअप करना। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। राइट। हिंदी मीडियम भी नीचे दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसके वो भी करता जाऊंगा, क्या बोले, जब मैं पीडीएफ दूंगा उसमें आंसर टिक कर दूंगा। अभी के लिए मैं वैसे टिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट है। यहां देखना सवाल, मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं, देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे एकदम बेसिक्स आएंगे, एकदम बेसिक्स। अभी भी आपको बताता चलता हूं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस एकदम बेसिक्स आएंगे। बेसिक के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट का क्लियर होगा तभी बेसिक क्लियर कर पाओगे, उसके अलावा आप नहीं कर पाओगे। कितना भी रट के चले जाओ, रटे हुए क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो रटे हुए क्वेश्चन आपके मात्र 10 आएंगे, रटे हुए क्वेश्चन मात्र 10 आएंगे, और 100 के जो 90 क्वेश्चन है वो सिर्फ बेसिक्स पे आएंगे आपके। और बेसिक भी कब क्लियर होगा? जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वन एग्जाम डॉट इन आपका कंसेप्ट क्लियर करवाएगा, बेसिक आपका क्लियर करवाएगा, और हम आपको रटने की कोई भी तरीके की ट्रिक नहीं बताएंगे, कोई भी तरीके की, क्योंकि रटना है तो मैथ्स और उनकी ट्रिक काम आती है। अपने सब्जेक्ट में, जो कॉमर्स सब्जेक्ट में, इस तरह की ट्रिक कोई यूज नहीं आएगी। सिर्फ आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो बेसिक क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा तो आपके 90% क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। और इसी कंसेप्ट बेसिक के साथ अपन वो 10% भी कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें जैसे किसी का सन याद रखना है, या किसी की कौन सा एक्ट कौन सी तारीख का आया ये याद रखना है, जो उस तरीके के 10 सवाल आपके आएंगे। मैं एवरेज बता रहा हूँ, परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान में रखनी है कि बहुत ही बेसिक सवाल आएंगे, बेसिक्स यानी बहुत ही सिंपल से सवाल आएंगे। बस आपका कंसेप्ट, जब एंटरप्रेन्योर आपको उसकी डेफिनेशन के कार्य का पता है तब इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज इसका आंसर नहीं दे पाओगे, सिर्फ आपने रिटर्न विद्या की है। तो वन एग्जाम डॉट इन का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर है आपके ऊपर, और वो है आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज, यानी आपके कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि चाहे मन पड़े जितना बेसिक सवाल पूछ लो आप, हमारे बच्चे उसका सही जवाब देकर आएंगे क्या, नंबर भी लाएंगे, नंबर क्या, नौकरी भी ज्वाइन करेंगे, और बहुत जल्दी हमें धन्यवाद के मैसेज भी भेजेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये देखो नॉट आया है, नॉट का मतलब नहीं है, नहीं है मतलब
नहीं पूछा इनमें से, बाकी जो बचे वो जो है। तो देखिएगा, क्या रिस्क टेकिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल है। अगर बिजनेस करेगा तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, यानी ये तो है ही है। दूसरा, क्या इनोवेशन, नवीकरण यानी नई कोई चीज सोचने की चीज है, क्या वो है इसका इनोवेशन आइडिया इसका है? बिल्कुल है। नवाचार तो उसमें रहेगा ही रहेगा, नवी चीज तो लानी ही पड़ेगी, तो इनोवेशन भी है, रिस्क भी है। ये दो तो कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं ढूंढना है हमें। क्रिएटिव एक्टिविटी, अरे भैया क्रिएटिव एक्टिविटी के बिना तो काम ही नहीं होगा। नई नई सोच, नई क्रिएटिव स्टार्टअप्स देखे होंगे आपने, नई क्रिएटिविटी, शार्क टैंक्स और इस तरीके से शो चलते देखा होगा ना, क्रिएटिव एक्टिविटी चलती है। लेकिन मैनेजरल ट्रेनिंग, क्या मैनेजरल ट्रेनिंग होती है क्या इसमें? नहीं भैया, कोई आवश्यकता नहीं है मैनेजरल ट्रेनिंग, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि यहाँ कोई मैनेजर थोड़ा बनाना है, हमें हमारा बिजनेस बनाना है, राइट। तो आंसर हो जाएगा डी। देखना ये सवाल इसमें नॉट का है ना, इसका ध्यान रखना आप बस। तो ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन एंटरप्रेन्योर इज, क्या एंटरप्रेन्योर जन्म लेता है, क्या उसको बनाया जाता है? क्या एंटरप्रेन्योर बचपन से एंटरप्रेन्योर होता है? हो सकता है किसी में काबिलियत हो जाए कि बचपन में पैदा होते हैं एंटरप्रेन्योर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या वो मैन मेड होता है, मतलब उसको बनाया जा सकता है, उसके अंदर बाद में, पहले नहीं होता और बाद में उसके अंदर ऐसी कुछ आ जाती है कि वो बिजनेसमैन बनना चाहता है एंटरप्रेन्योर, चोट लग जाती है, नौकरियां नहीं लगी, फिर नया धंधा करता है और वो सक्सेस हो जाता है। जैसे ज़्यादातर बिजनेसमैन आपने देखा होंगे, कहीं हार्वर्ड से निकाले हुए, कोई कहीं से निकाले, उसके बाद बने। तो मेड भी हो सकता है, बॉर्न भी हो सकता है, बॉर्न एंड मेड बोथ दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखना, ये सवाल मैंने इसलिए ही ऐड किया है क्योंकि मेरे साथ भी कोई एग्जाम ऐसा हुआ था और मैं आपको इसलिए एग्जांपल देना चाहता हूं। इस तरीके का जो सवाल है ना, उसमें देखो ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर, और सही तो अपन को ये लग रहा है कि बोथ, बॉर्न एंड मेड बोथ दोनों हो सकता है, बिल्कुल। अब आप यहां पे क्या करोगे, इसको टिक करके आ जाओगे, जो कि आंसर हो जाएगा गलत। वो क्या हो जाएगा आंसर? गलत। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव अगर दे रखा है, ऑल ऑफ दिस दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कारण क्या? वो बॉर्न भी है। अब हमें क्या देखना है, एमसीक्यू का मतलब होता है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, यानी सबसे, इनमें सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा है। सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा सही ये है कि कोई हो सकता है बंदा जन्म के साथ थोड़ा नॉलेज हो उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप का, और कुछ वो बाद में बना हो ट्रेनिंग, जैसे जैसे उसने धक्के खाए, ठोकर खाए, बाद में बनाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना, इस तरीके के सवाल जब भी आए थोड़ा सा समय लेना, थोड़ा सोचना और देखना इनमें से कोई सही आंसर कौन सा है, उसको ही आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, यानी वो जन्म भी ले सकता है या फिर मतलब पैदा होते उसके अंदर ये गुण हो, या फिर वो बनाया भी जा सकता है, तो ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज, इनोवेशन, नवाचार, नवाचार को कैसे बेस्ट डिफाइंड, इनमें से सबसे बेस्ट डिफाइनेशन क्या हो जाएगी नवाचार की? अ जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया, बिल्कुल नया का मतलब ही होगा नया आइडिया लाएगा, न्यू चीज लाएगी, है ना, नया लाएगा कोई भी चीज। इवेल्यूएशन ऑफ न्यू आइडिया, नए आइडिया का क्या करना है? विकास करना। इवेल्यूशन करने का मतलब विकास करना, उनका नए आइडिया को डेवलप करना। देखो, नए आइडिया को डेवलप करना अलग प्रोसेस होता है, लेकिन सोचना, इनोवेशन कब होता है? जब उसका जनरेट कर लेते हैं हम नया आइडिया। तो इससे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा पहले वाला, ठीक है। तो सेकंड को तो यहाँ खत्म, विकास तो बाद में किया जाएगा ना, पहले सोचेंगे तब, जनरेट करेंगे तब। अपोजिट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का जस्ट उल्टा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्रिएटिविटी तो चाहिए तभी इनोवेशन होगा। द सक्सेसफुल एक्सप्लोइटेशन ऑफ न्यू आइडिया, नए आइडिया का उसका क्या एक्सप्लोइटेशन, यानी नया आइडिया आ चुका है, अब उसको बढ़ावा देना है, उसका शोषण करना, मतलब बढ़ावा देना है उसको, सॉरी एक्सप्लोइटेशन का मतलब हो गया शोषण करना। क्या हो गया? शोषण करना है, कि नए आइडिया का शोषण करना। क्या है ये इसका सही आंसर है? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ? देखो, इन दो आंसर में आपको थोड़ा सा होगा कंफ्लिक्ट होगा। देखो, इवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडिया, आंसर ये दो तो कैंसिल हो गए 50-50 में, अब बच्चे क्या दिए? तो इवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडिया, इवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडिया का मतलब देखो, कई बार क्या होगा कि आपके जब क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे, एग्जाम में दोनों दे रखे होंगे, तो अभी तकलीफ हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। आपको हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हिंदी में बहुत ही मुश्किल हो लेकिन इंग्लिश में ईजी हो, वैसे कुछ शब्द इंग्लिश में मुश्किल हो, समझ नहीं बैठ रहा होगा, सेंटेंस के साथ नहीं बैठ रहा होगा, तो आपको हिंदी में जाके देख सकते हो। तो आपको आइडिया, आपको सही आंसर देना है, उससे मतलब नहीं हिंदी से दिया इंग्लिश से दिया, ठीक है। ओके, यानी दोनों लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा यही जीत करके बैठा है, सर नहीं मैं तो हिंदी मीडियम हिंदी से ही करूंगा या इस तरीके से करूंगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ वो सिर्फ बहाना ढूंढ रहा है, वो सिर्फ बहाना ढूंढ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको दोनों लैंग्वेज में ही अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा, और oneexam.in आपको दोनों लैंग्वेज में ही परफेक्ट करवाएगी। आपको अगर आप ये डीट बन के बैठे हो कि नहीं मुझे हिंदी में ही करना है, तो भैया वो आपकी डीटता है। आप देखो, आपका फ्यूचर देखो। हम तो ये चाहते हैं बच्चा दोनों लैंग्वेज में होशियार हो जाए। हाँ, इंग्लिश पे फोकस हमारा ज़्यादा रहता है, हिंदी में हम उसको ट्रांसलेटेड करते हैं, हम कहते हैं कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज मिस्टेक ऐसी सचिन कुछ ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है,
और किसी बच्चों कई बच्चे मैसेज आते हैं ऐसे बोले कि सर अरे सर ये तो आप तो वहाँ इंग्लिश बोल रहे हो। अब ये न्यू आइडिया बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, नया आइडिया नई कोई सोच होगी। अब मैंने इंग्लिश से न्यू आइडिया बोल दिया, उससे मतलब क्या, बोल तो मैं उर्दू में थोड़ा रहा हूँ, हिंदी में रहा हूँ ना। फिर भी अगर किसी को तकलीफ है तो भैया इसका सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है भैया, इसके लिए थोड़ा हिमालय जाना पड़ेगा, थोड़ा तप वप करना पड़ेगा आपके इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि आपकी बुद्धि को कैसे शुद्ध किया जाए, उसको शुद्ध कैसे किया जाए, उसके अंदर से ये जो खुरापातियाँ है इसको कैसे निकाला जाए, वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, कंसेप्चुअल क्लियरिटी को पढ़ाना, और वो मैं आपको करूँगा। हाँ, तकलीफ है, जेन्युइन तकलीफ है, आप मुझे शेयर करें। और आपने देखा होगा मैं रिप्लाई ज़्यादातर मैं ही करता हूँ आपको ऐप के ऊपर, आपने देखा होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ। चलो देखो, सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडिया, ये दो तो कैंसिल हो गए, अब बचे दो, जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया और इवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडिया। देखो, आइडिया जब पैदा होगा कोई, उसके बाद ही तो बड़ा होगा वो भाई। ब्रॉटअप कब होगा, ब्रॉटअप का मतलब हो गया उसका डेवलपमेंट कब होगा, डेवलपमेंट का मतलब उसका विकास कब होगा। विकास तो तब होगा जब विकास पैदा होगा, विकास पैदा होगा तो विकास होगा। तो कहने का मतलब सही आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, पहला स्टेज ये है, तो जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया। तो बेस्ट इनोवेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, नए आइडिया का स्रोत, यानी नए आइडिया को जनरेशन, नए आइडिया को पैदा करना, वही इनोवेशन है, वही इनोवेटिव थॉट होगा, वही नवाचार के क्या होगा, अच्छी डेफिनेशन कहलाएगी। ठीक है, या उसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, परिभाषित हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा नए विचारों की पीढ़ी। ओके, नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल राउंड डैश थ्रू एक्सीलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब हो गया कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल राउंड। अगर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट आपका होगा तो सबसे ज़्यादा आपको क्या, किस चीज़ का, ये जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है ये किस चीज़ की है जिसमें आप सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाओगे। यानी अगर आपके अंदर उद्यमिता डेवलप होगी तो आपके पास क्या चीज़ और ज़्यादा डेवलप होगी, या फिर ये समझ लो कि उद्यमिता डेवलपमेंट होना, इसका डेवलपमेंट होना किस चीज़ का डेवलपमेंट होने की और आपको अग्रेसित करेगा। तो सीधी सी बात है, जब आपका बिजनेस चलेगा या आप अच्छे उद्यमी बन के निकलोगे, आप अच्छे बिजनेसमैन बन के निकलोगे, तो आपका क्या होगा, क्या होगा सर, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट तो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, उद्यमिता का आपके अंदर डेवलपमेंट का प्रॉफिट पे कोई असर नहीं। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बिल्कुल एक रत्ती भर नॉलेज नहीं है इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन वो चल रहा है तो चलेगा, तो प्रॉफिट तो ऐसे भी हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। शेयर होल्डर वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, आपका प्रॉफिट चलेगा तो शेयर होल्डर वैल्यू अपने आप ही आएंगे गिरेंगे, प्रॉफिट कमाओगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू ऐसे ही बढ़ेगी। बिजनेस डेवलपमेंट भी प्रोडक्ट पर बेसिस रहता है। हाँ, उसमें कुछ एंटरप्रेन्योर की खुद की स्किल भी होती है, लेकिन ओवरऑल अगर डेवलपमेंट करूँ, ऑलराउंडर डेवलपमेंट की बात तो इसका होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा आपका इकोनॉमिकल, आर्थिक आपका विकास होगा। आर्थिक विकास कब होगा, जब आप अच्छे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट आपके अंदर होगा। और कैसे होगा, थ्रू एक्सीलरेटेड इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी का एक्सीलरेशन होगा, यानी उसको आप और ज़्यादा बढ़ावा दोगे, उसकी गति बढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका ऑल ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आपका आर्थिक विकास हो जाएगा। तो आंसर इज आर्थिक विकास फर्स्ट, राइट। छठा, थोड़े से बिजनेस मेथड्स के क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा पढ़ के, रुक के, होल्ड करके समझना पड़ेगा। एक शब्द होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया। इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जब आपके ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, इंट्रा यानी आपके अंदर ही, इंट्रा का मतलब होता है आंतरिक, समझ लो क्या, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक यानी अंदर की तरफ ही, जब आपका अंदर तरफ ही क्या हो, खुद का ही ऑटोनोमस ग्रुप बन जाए अपने अंदर, और उस ग्रुप किसी चीज के लिए एक्टिविटी कर रहा हो, पेरेंट्स कंपनी के लिए हो सकता है ना कि भैया ये मेन कंपनी है, ये मेन कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर ही एक एंटरप्रेन्योरशिप इकट्ठा कर दिया, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर, और बोल दिया तुम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे लेके जाओ और इस कंपनी के अंडर में काम करो, लेकिन तुम आगे। जब किसी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइज संगठन के अंदर से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन निकलता है तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, इंट्राप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप देखिएगा, पहली इसकी डेफिनेशन है क्या है, अ सेमी ऑटोनोमस ग्रुप। कुछ बाहर से हो सकता है, सेमी हो सकता है, हाँ जरूरी है कि इंटरनल वेंचर टिप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन उसको पैसा दे और बोले तुम अलग से अपना काम स्टार्ट कर दो और मैं अलग से काम करता हूँ। जैसे किसी का आयरन वर्क्स का काम है, उसके साथ साथ वो एल्यूमिनियम का काम भी स्टार्ट करता है, लोहे का काम है, उसके साथ एल्यूमिनियम का भी, एलिवेशन और एल्यूमिनियम का होता है ना, वो भी स्टार्ट करता है। तो वो अपने अंदर से ही क्या करता है, हम तुम्हें कुछ कैपिटल देंगे, कुछ मार्केट से जुड़ा हो, तो सेमी ऑटोनोमस बोल दिया उसको, यानी थोड़ी सी अपनी, थोड़ी सी बाहर की, ऑपरेटिंग विद इन द ओवर रीचिंग स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन।
सारे काम वो मैनेजर वहीं के ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी मेन ऑर्गेनाइजेशन जो इसको फंड दे रही है, यानी अपने ही संगठन में से कोई एक टुकड़ा अलग से निकाल के बोलते भाई तुम इस पे काम करो, तुम अलग से इसको अपना डेवलप करो, हमारा आपको शेयर पैसा हम देंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मार्केट से लो, तो उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये ज़्यादातर कैसे होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं ना, सन या डॉटर, है ना, वो अलग से बिजनेस अपनी कंपनी करा के नहीं बोलते हमारी कंपनी फेमस हो गई, हमारी कंपनी ये वाह ये करता है, जो सार्क में कई तो ऐसे बैठे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, लेकिन सही डेफिनेशन उनकी क्या होती है, वो क्या है, इंट्राप्रेन्योरशिप है। उनके बाप दादा एंटरप्रेन्योरशिप थे, उन्होंने कुछ पैसा दिया और इस तरीके से पूरा सेटअप करके दे दिया, उन्हें बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। उसी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी संगठन के अंदर वो काम कर रहे हैं, राइट। तो उसको बोलता है एंटरप्रेन्योरशिप। द आंसर इज फर्स्ट, इसकी एक प्योर डेफिनेशन ही होगी। क्या सेमी ऑटोनोमस ग्रुप है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग विद इन द ओवररीचिंग यानी उसी ऑर्गेनाइजेशन के रीच के अंदर, उसी के दायरे के अंदर काम करता है, और उसी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट जो संगठन है उसी के अंडर में। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, राइट। हिंदी में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 7th, a dash is a professional money manager who makes risk investment from a pool of equity capital to obtain a high rate of return। देखो भैया, इसका सीधे सीधे बोलता हूँ, वेंचर कैपिटल की डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, वेंचर कैपिटल की, जो मैंने पढ़ाया था नोट्स के अंदर, वेंचर कैपिटल वीसी जो कहते हैं ना, उसका बताया था। जो ये ज़्यादातर करते हैं ना, ये शार्क टैंक और ये जो शो चलते हैं इसमें, वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल मनी मैनेजर, इनके पास पैसा होता है, पहले से पैसा इनके पास होता है, ऑलरेडी इनके बिजनेस चल रहे होते हैं, उसमें से पैसा उठाता है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिस्क इन्वेस्ट, क्योंकि देखो आप नए बिजनेस के अंदर कोई पैसा नहीं दे रहा है, पर वो दे रहे हैं। जैसे उन्होंने 30 लाख में, फॉर एग्जाम्पल 30 लाख में उन्होंने 10% स्टेक खरीद लिया, इक्विटी खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा इक्विटी खरीदते हैं। नहीं देखा, आपको भी शो देखना, आप यूट्यूब पे सर्च करना आ जाएगा। 10% इक्विटी खरीदा 30 लाख रुपए में, 10% इक्विटी खरीदा 30 लाख रुपए में। अब वो चलेगा नहीं चलेगा, वो तो आइडिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रिस्क इनकी होती है हाई, लेकिन आप देखो रिस्क इनकी हाई होती है, लेकिन इनका रिटर्न भी हाई होता है, कि अगर जो उसका शॉर्ट लग गया और वो बिजनेस उसका चल गया, तो सिर्फ 10% आपको 30 लाख में मिल गया, वो कंपनियां बन जाती है 100 करोड़ की। कितने की बन जाती है, 50-100 करोड़ की। 100 करोड़ की बन गई, तो इनका 10%, 10% कितना हो गया, 10 करोड़ इनके पाती आ जाते हैं, इनके आ जाता है। तो देख लो, 30 लाख में 10 करोड़ कमा लिए। हाई रिस्क बट हाई रेट ऑफ रिटर्न, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इनके पास, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इनके पास होता है। तो इनको बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये कुछ डेफिनेशन है, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं, समझ लो, सिंपल सी बात है, कोई ऐसे विशेष कुछ नहीं, नोट्स में सारी चीज दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एंटरप्रेन्योर द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ, ये जो एंटरप्रेन्योर उद्यमी है ना, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की, फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब इनको पूंजीगत हेल्प देने की, और जो भी एडवाइस हेल्प देने की, गवर्नमेंट ने एक सेटअप कर रखा है कि भैया तुम्हें जरूरत होना तो तुम इनके पास चले जाओ, और किसी के पास शार्क टैंक में जाने की जरूरत नहीं है। सीधे ही बैंक, गवर्नमेंट ने बोला हमने ऐसा पूरा इंस्टीट्यूट बना रखा है, आप उसके पास जाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी हर तरीके से क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उन्हें बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो क्या करते हैं, इनको जो नए नए उद्यमी होते हैं, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो इनके पास जाके पैसे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप तो इंग्लिश में पढ़ाते हो, मतलब सारी फैकल्टीज के लिए कह रहे हैं, आप तो इंग्लिश में पढ़ाते हो और सिर्फ क्या करते हो, इसका ट्रांसलेट हिंदी में कर लेते हो। अरे भैया, ये एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ ट्रांसलेशन करना होता था तो गूगल ट्रांसलेटर पे जाके कर लेते, हमारे पास क्यों आए हो। अब तुम्हें ये तो पता चला होगा कि भाई एंटरप्रेन्योर मैंने पढ़ाया है तभी तो बात हुई ना, आखिर तो कंसेप्ट समझाया तब बात हुई ना, खाली मैं ट्रांसलेट तो ना कर रहा हूँ। अगर ट्रांसलेट करना होता तो मैं कह देता ये देखो ये है, इसका ये है, ये ट्रांसलेट, तो इसका आंसर हो गया ये, अब तुम पढ़ लो। अब मैं जब तुम्हें समझा रहा हूँ तो ट्रांसलेशन तो ना हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ एंटरप्रेन्योर की जब फाइनेंशियल असिस्टेंट, जब उनको पैसों की जरूरत होती है, उनकी पैसों की जरूरत को कौन मिटाता है। ऐसे वेंचर कैपिटल इन तरह के इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सरकार कहती है हमने एक सेटअप कर रखा है, और उसको क्या कहा जाता है, सवाल ये था, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, या वित्तीय संसाधनों को संसाधन कहा जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखा होगा ना आप, FI से जिसे अपन नाम से पता जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जितने भी बैंक ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहा जाते हैं, ICICI लेकर जितनी भी है ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ठीक है, ये संस्थाएं होती है, ये फाइनेंशियल जो इनको वित्तीय हेल्प देती है, पैसों की देती है, राइट।
अब वो गुस्सा इसलिए आता है जब इतनी मेहनत से समझाते हैं बच्चे इस तरीके से एक छोटा सा कमेंट करके, और वो लोग जिनको कोई लेना देना ही नहीं ऐसे डाउनलोड किया कमेंट करके निकल लिए, अपने काम में निकल लिया, बोले पीछे लड़ते रहेंगे सर। तो ऐसा देखो, ज़्यादा लोड मैं तुम्हारे लेता नहीं हूँ, वो तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई अपना स्टूडेंट और कोई इस पीड़ा से पीड़ित हो तो उसका मैं सॉल्यूशन करने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश कैन बी डिफाइंड एज स्पेसिफिक इवॉल्व्ड वर्क प्लान डिजाइन टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विथ ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से ऐसा किसकी डेफिनेशन है, ये भी देखो डिफाइंड एज लिखा है, मतलब ये किसी की डेफिनेशन पूछा है, परिभाषा लिखी हुई है किसी की, राइट। अब ये कहता है इनमें से किसकी परिभाषा है कि वो क्या करता है, स्पेसिफिक इसे वर्क प्लान डिजाइन करता है। ये क्या करता है, वर्क प्लान डिजाइन करता है, वर्क प्लान को डिजाइन करता है। जब भी डेफिनेशन को तोड़ना होना, मेरा एक तरीका है देखना, मैं क्या करता हूँ, ऐसी डेफिनेशन होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ उसमें तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो डिफाइन एज स्पेसिफिक इन्वॉल्व वर्क, अब समझ में आया, मैं वर्क प्लान डिजाइन, ये 3 शब्दों को लिख दिया मैंने, वर्क प्लान डिजाइन करता है, ठीक है। टू अचीव, क्या करने के लिए, टू अचीव, कुछ हासिल करने के लिए, अचीव का मतलब कुछ हासिल करने के लिए। अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो भी निर्धारित हमारा ऑब्जेक्टिव यानी हमारे उद्देश्य को हासिल करना है विद इन स्पेसिफिक पीरियड, यानी उसमें टाइम लिमिट भी दी रहती है, क्या दी है, टाइम लिमिट। तो इनमें से क्या डिफरेंस, देखो आइडिया जनरेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कई सालों तक लोग सोचते रह जाते हैं और कई कुछ क्षण में उनको आइडिया आ जाता है, तो इसका कुछ सिस्टम, इसकी डेफिनेशन वर्क प्लान बनेगा टू अचीव ऑब्जेक्टिव, तो तय ही नहीं हो रहा है, टाइम लिमिट क्या तय करेंगे, ये नहीं हो सकता। अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग, ये तो एकदम वाहियात है, कहीं और से लाके टेका हुआ इसके अंदर। स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसा हो सकता है इसके जैसे स्ट्रेटेजी बनानी है हमें उसकी, और इस तरीके से हमें काम करना है, इतने समय में करना है, तो स्ट्रेटेजी में ये चीज़ आ सकती है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन इकट्ठा हो जाता है मेरे जैसे आदमी को, स्ट्रेटेजी तो हो सकता है, लेकिन एक डेफिनेशन और आ जाए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपन क्या करते हैं, यही तो करते हैं, प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कितने टाइम पीरियड में काम होगा, कैसे ऑपरेशन यानी किस तरीके से हमें काम करना है, पहले इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, वो इतने टाइम में काम करेगा, इतने घंटे में इतने प्रोडक्ट होने चाहिए, ये सब किस में होता है, ये सब प्रोजेक्ट में होता है, किस में होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होता है। तो अब मेरे दिमाग में क्लियर हो गया, मैंने कहा भैया मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो इसका क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। क्या होता है, प्रोजेक्ट में तो अपन ऐसा करता है वर्क प्लान डिजाइन और सारी डिजाइन स्पेसिफिक टाइम में हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है कि वो वर्क प्लान डिजाइन करता है टू अचीव स्पेसिफिक गोल, कोई निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो आंसर हो गया सी। 10वां, डैश इज यूज्ड टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली इन द मिनिमम अवेलेबल टाइम विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, अभी जस्ट हमने आगे पढ़ा है कि इसका काम है कि जो प्रोजेक्ट आपका बन चुका है उस प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली यानी सही एकदम लिमिट पैसों में, ज्यादा ऐसा नहीं कि अनसन खर्चे कर दिया नुकसान हो गया, मिनिमम अवेलेबल टाइम विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जो सीमित संसाधन है उस संसाधनों के साथ सीमित समय में कार्य करना है। तो ये सब जो टाइम, जो प्रोजेक्ट हमारे पास है, वो प्रोजेक्ट बनने के बाद उस प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग की जाती है। शेड्यूलिंग का मतलब कुछ नहीं है, उनको टाइम और जो भी क्या बोलते हैं उसको, टाइम और उसके बाद बोलते हैं ना अपन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में कितने समय में क्या यूज करना है, तो इसको पूरा सेट करना है। प्रोजेक्ट बनने के बाद प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की जाती है, और उस प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में जो प्रोजेक्ट आपका बन गया है उसको किस किस तरीके में, किस किस ढांचों में कितना कितना काम करना है, उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो इसका आंसर हो गया ए। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग किस लिए यूज होता है कि जो प्रोजेक्ट आपका बन गया है उसको इकोनॉमी के लिए एकदम अपने बजट के अंदर और मिनिमम टाइम, मिनिमम जो भी रिसोर्सेज संसाधन अवेलेबल है उसमें और सही टाइम के अंदर काम करना है, ज़्यादा जल्दी करना है, सीधी सी बात, मिनिमम टाइम के अंदर। तो इसका आंसर हो गया ए। की फीचर ऑफ वेल रिटन बिजनेस प्लान, जो वेल रिटन, देखो अभी मैं डेफिनेशन समझना क्या, अच्छी तरह से लिखा हुआ बिजनेस प्लान, वेल रिटन बिजनेस प्लान का की फीचर क्या है, वुड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखो यहां पे उल्टा कह दिया कि एक जो आपका बिजनेस प्लान जो आप बनाते हो ना, उसमें ये सारी चीजें तो होगी, एक चीज नहीं होगी। अब उल्टा पूछा, ये नहीं पूछा कि बिजनेस प्लान में क्या होगा, इन्होंने बोला सारी चीजें होगी लेकिन ये एक चीज नहीं होगी। क्या क्या नहीं होगा, क्या फाइनेंशियल प्लान होगा बिजनेस प्लान में, बिल्कुल फाइनेंशियल तो पैसों का तो प्लान होगा ही, बिजनेस प्लान नहीं तो क्या पकड़ा बिजनेस प्लान। क्या क्वालिफिकेशन ऑफ ओनर होगा, नहीं, बिजनेस प्लान में किसी की क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं। अगर कोई सीए है तो भी क्या मतलब, बिजनेस तो उसका प्रोडक्ट पे चलेगा। एनालिसिस ऑफ मार्केट, मार्केट का एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, मार्केट को तो अपना जांच पड़ताल ठोक बजा के देखना पड़ेगा कैसा मार्केट है। अ रिव्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग फर्म एनालाइज्ड, जो एडवर्टाइजिंग, जो आपका एडवर्टीजमेंट कर रहा है उस एडवर्टीजमेंट फर्म है जो, उसका तो एनालाइज आप करोगे बिजनेस प्लान में। यहाँ पे आंसर है जो नहीं एक्सेप्ट बोला है वो सीधा सीधा दिख रहा है कि ओनर की क्वालिफिकेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो आंसर हो गया बी, मालिकों की योग्यता का वो मतलब नहीं है। ईडीपी, ईडीपी का होता है ये आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट
प्रोग्राम, ठीक है। कोर्स कंटेंट्स कंटेन, इनमें से इन कौन से कंटेंट कंटेन होते हैं, सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा डी, जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर का सारा, ये जो एक प्रोग्राम होता है एंटरप्रेन्योर, जो नए नए उद्यमी होते हैं उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, उसमें क्या होता है ये पूछ रहा है। उसमें जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर होता है क्या, ये समझाया जाता है। मोटिवेशन ट्रेनिंग दी जाती है, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ये वो, चींटी ऊपर चढ़ती है गिरती है तो भी हार नहीं मानती, तुम भी मत मानो, इस तरीके से। और मैनेजर स्किल भी सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को मैनेज करते हुए चलना है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब ये देखो एक रटने वाला सवाल हो गया कि एमएसएमई इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट, एमएसएमई को किस एक्ट के अंदर डिफाइन, जो एमएसएमई यानी ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये एक एक्ट बना रखा है, एक कानून बना रखा है, ये कानून 2006 में बना था, ठीक है। तो बोला ये एक्ट है और इसकी डेफिनेशन एमएसएमई जो माइक्रो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं इनकी डेफिनेशन किस में दे रखी है, स्वाभाविक सी बात है इस एक्ट, ये एक्ट बना रखा है उनके लिए तो उनके अंदर ही दे रखी होगी। तो इसका आंसर हो गया ए, एमएसएमईडी एक्ट 2006, ठीक है, याद रखना। इसके अधीन दो में से ये थोड़ा सा रटने वाला है कि एक्ट बना हुआ 2006 में, ठीक है, इतना से याद कर लेना। इसी एक्ट के तहत कुछ लिमिट तय कर रही हुई है, पहले ये लिमिट कुछ और थी, अब इनका लेटेस्ट वर्जन में ये लिमिट चेंज होगी, पिछले बजट के अंदर ही चेंज होगी। तो देखिएगा उसके अंदर दे रखा है, लिमिट दे रखी है, उसके अंदर बोल रखा है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या करते हो, किसे हम मानेंगे। पहले तो इन्होंने 3 बात कर दी, एक तो कहा माइक्रो, एक कह दिया स्मॉल और एक कह दिया मीडियम, ये 3 तरीके के वर्जन लॉन्च कर दिए इन्होंने। यानी कोई बिजनेस माइक्रो छोटा, स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा, मीडियम उससे थोड़ा सा और बड़ा, बड़े उद्यमी नहीं है, छोटे छोटे उद्यमी काम आते हैं। जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं ना, ये बेचारे काम करते हैं, इनको 3 सेगमेंट में बांट दिया, कुछ एकदम छोटे, कुछ उनसे बड़े, कुछ उनसे बड़े, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अच्छा, इनका मापदंड कैसे करेंगे कि ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, तो उसका भी रूल बना दिया इन्होंने। उनका रूल ऐसे कह दिया इन्होंने कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और उनके टर्नओवर के बेसिस पे हम तय करेंगे कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के तरफ पे कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट के तरफ पे ऐसे करेंगे कि जी, तो हम इसको कैसे करेंगे, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के बेसिस पे। तो इनमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड कर दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो हम इसको माइक्रो मान लेंगे, इससे ज़्यादा इतना हुआ तो स्मॉल और इतना हुआ तो मीडियम, और इससे ऐसे ऐसे टर्नओवर के बेसिस पे हो सकता है। तो देखते हैं क्या इन्होंने कह दिया, इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ का हुआ तब तक उसको माइक्रो मानेंगे, अगर ये इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का हुआ तब तक हम इसको स्मॉल मानेंगे, और ये 10 करोड़ कर दो, 10 करोड़ का हुआ तो इसको भी मानेंगे, और 50 करोड़ का होगा तो मीडियम मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, मीडियम, ठीक है। और टर्नओवर को देखा जाए तो टर्नओवर में इन्होंने कह दिया अगर उसका टर्नओवर, पूरा टर्नओवर का मतलब होता है पूरे साल में कितनी सेल करी है उन्होंने, ठीक है। अगर ये टर्नओवर उसका 5 करोड़ हो गया, या उसका 50 करोड़ हो गया, या उसका कितना 250 करोड़ हो गया, तो इन 3 बांट दिया। अगर 5 करोड़ तक रहेगा तो उसको माइक्रो, 50 में स्मॉल और 250 में मीडियम मान लेंगे हम उसको, राइट। तो ये इन्होंने एक लिमिट, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। सवाल 100% इसमें से एक आएगा क्योंकि लेटेस्ट चेंज हुआ तो इसको आपको रटना ही है, इसको तो आपको दिमाग में बिठाना ही है कि सवाल पक्का ही पक्का आएगा। वैसे ये इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर दी, किसके लिए कर दी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है उनके लिए कर दी। अब इन्होंने एक सर्विस सेक्टर भी बोला, जो सेवा सेक्टर जो होता है ना, जो उनके लिए भी सेम ही कर दिया कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट और उनका टर्नओवर कितना है, तो वो सेम कर दिया इन्होंने कि ये बस क्या कर दिया, इसको लगभग वो सेम ही है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं। चलो 5, 50, 3 है, देख लेना, इन दोनों के लिए क्या है, सेम ही है, सर्विस हो या ये, दोनों के लिए आपको ये याद रखनी, क्या 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 5, 50 और 250 करोड़, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डज नॉट एक्सीड डैश लैक्स। अब देखना, ये थोड़ा सा सवाल पुराना वाला है तो इसको लैक्स की जगह मैं कर दूं, इसको कर देता हूं करोड़ पे आएगा सवाल आपका, क्या आएगा, करोड़ पे, ठीक है। कितने लाख नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कितने करोड़ आएगा, ठीक है, सवाल ये पक्का। अब देखना, देखते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी इसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर को आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। किसकी पूछ रहा है ये भी ध्यान रखना आपको, इन्वेस्टमेंट का, ना कि टर्नओवर का। देख लेना आप, टर्नओवर का पूछ रहा तो टर्नओवर की लिमिट डालनी है, इन्वेस्टमेंट का पूछ रहा तो इन्वेस्टमेंट कितना, 1 करोड़। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो वो स्मॉल कहलाएगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो ही कहलाएगा। तो इसका आंसर हो गया सी, 1 करोड़, ठीक है। 25 लाख भी दिए होंगे, पहले ही 25 लाख थी, अब बढ़ के 1 करोड़ हो गया, तो ध्यान रखना इसको आंसर आपको नई रेट ही याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी 25 लाख ही है, इसको मैं 1 करोड़
मैं चेंज कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है, देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, एक सेकेंड, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, अच्छा इन्वेस्टमेंट किस में, जो मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट, ये जो भी आपको पूरी कहा था बताइए इन्वेस्टमेंट, तो क्या ये पूछ रहा है, नेक्स्ट सवाल है कि इन्वेस्टमेंट किस में किया जाए तब उसको माना जाए। इन्वेस्टमेंट हमेशा होगा प्लांट एंड फर्नीचर में। किस में होगा? प्लांट एंड फर्नीचर में। हमेशा इन्वेस्टमेंट किस में होगा? प्लांट एंड फर्नीचर में, ठीक है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर हो गया प्लांट एंड फर्नीचर, ठीक है। चलो ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग द रीजन। जब रीजन को सिलेक्ट करते हैं तो इनमें से किन चीजों को नहीं देखते, नॉट है यहां पे, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग द रीजन। किसी रीजन को देखते हैं तो जैसे हमको बिजनेस किसी रीजन में करना है तो हम उस रीजन में जाएंगे, तो उस रीजन में देखेंगे तो किस चीज को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, उस रीजन को नहीं सिलेक्ट करने के लिए हम इन चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे, ये सवाल पूछा हुआ है, किसको नहीं करेंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर वहां का देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे सर, लॉ एंड ऑर्डर तो देखना ही पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो सकता है कहीं पे थोड़ा हार्ड हो जाए लॉ एंड ऑर्डर, आपका बिजनेस नहीं चल पाए। क्या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल? बिल्कुल देखनी पड़ेगी, वहां पे रॉ मटेरियल कैसा है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट, जो प्रोडक्ट मार्केट है उसकी मार्केट में गुणवत्ता क्या है, वहां पे उत्पाद बाजार का जहां वहां पे ये देखो उत्पाद बाजार से निकटता कितनी है आपकी, यानी उसकी प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया वहां की दूरी कितनी है आपकी, जो मेन मार्केट है उस प्रोडक्ट मार्केट से आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की दूरी कितनी है। पर क्या नहीं देखेंगे? प्राइस ऑफ लैंड। जरूरी तो नहीं है वहां जमीन खरीदे, वहां किराए पर भी तो काम कर सकते हैं, रेंटेड भी तो हो सकती है। तो हमें कौन सा कंसीडर नहीं करेंगे? हम कभी भी नया बिजनेस कहीं पे भी, जहां से यहाँ से मैं चाहता हूँ दिल्ली में करूंगा, तो दिल्ली में वहां की जमीन के भाव के हिसाब से मैं अपना बिजनेस करूँ ना करूँ, इसका डिसीजन थोड़ा चेंज करूंगा। वो डिसीजन क्यों करूंगा? मुझे तो रेंट पे लेना है, जमीन के भाव में क्यों देखूंगा? तो प्राइस ऑफ लैंड इज द राइट आंसर इसका, ठीक है, जमीन की नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। एसबीए स्टैंड फॉर, ध्यान रखिएगा, एसबीए स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या है? स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ये क्या करता है एसबीए? ये कुछ नहीं है, इसका आंसर तो ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका फुल फॉर्म है, याद रखनी है आपको, वैसे वैसे ईडीबी की भी याद रखनी, सवाल ऐसे भी सकता है। ये क्या करता है? ये लैंडिंग एंड फंडिंग हेल्प स्टार्टअप्स, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको क्या करता है? पैसों देने और इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करता है। कौन? स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाम से पता चलता है छोटे जो लघु व्यवसाय होते हैं उन लघु व्यवसायों के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का काम क्या है, एसबीए का काम क्या है? उनको क्या दे? पैसा वैसा और इस तरीके की हेल्प, फंडिंग वंडिंग की जरूरत हो तो इस तरह की स्टार्टअप को हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट, एसआईसी। क्या है? एसआईसी स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, राज्य औद्योगिक निगम। क्या है? एंगेज इन द डेवलपमेंट। अब सीधी सी बात है, जब राज्य औद्योगिक निगम है, जब स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, तो किसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी? वो सीधी सी बात है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, वो करेगी आपके इंडस्ट्रियल इस्टेट, यानी इंडस्ट्रियल जो संपदा है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। जितने भी इंडस्ट्रियल वहां पे है उन इंडस्ट्रियल के, इंस्टीट्यूशनल करेगी नहीं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए करेगी नहीं, एग्रीकल्चर का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। किसके लिए करेगा? इंडस्ट्रियल के लिए करेगी, क्योंकि ये है किसके लिए? इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बना रखी है स्टेट की, ठीक है, जो इनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है, राइट। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, अ प्रोविजनल एसएसआई रजिस्ट्रेशन, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है ना, उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उनका, राइट। ये सर्टिफिकेट को हम उद्यम, पहले उद्यम कहा जाता, अब उद्यम कहा जाता है, पहले उद्योग आधार कहते थे। क्या कहते थे? उद्योग आधार कहते थे, अब इसको क्या कहते हैं? उद्यम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यम आधार, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेना, उद्यम आधार कब आया था, क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये वैलिड होता है, ये 5 सालों के लिए वैलिड होता है। कब तक होता है? 5 ईयर तक, यानी 5 ईयर तक ये वैलिड होता है। पहले इसकी 1 साल ही थी, अभी लेटेस्ट इसको चेंज करके कितना कर दिया? 5 सालों तक, यानी इसका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो 5 साल तक क्या आता है? वैलिड रहता है, ठीक है। यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे पहले 1 साल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 5 साल कर दूंगा, ठीक है, 5 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ओके, ठीक है सर। एक है डीजीटी स्टैंड फॉर, डीजीटी स्टैंड फॉर होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ये कुछ नहीं है, ये आपको प्रोवाइड कराता है ये प्रशिक्षण, इसका हिंदी है प्रशिक्षण महानिदेशालय, ठीक है।
ये कुछ नहीं है, जो स्किल इंडिया आप सुनते हो ना, स्किल इंडिया, इस तरीके के जो काम होते हैं ना वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर होता है, DGTT, TD यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, जो तो जितने भी इंडस्ट्रियल है उनको टेक्निकल असिस्टेंट देता है, पैसा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उनको थोड़ा टेक्निकल स्किल इंडिया के तहत काम करता है, जिसको टेक्निकल आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए बिजनेस का, तो इस तरीके के बिजनेस का प्रशिक्षण जो देने का काम करता है वो कौन करता है, DGTD, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखना। ऐसी डेफिनेशन और इस तरीके से याद रखना। मैंने कहा था 100 में से जो 10 सवाल है वो ऐसे ही आएंगे। चलो, नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर, एक नई करके चलती थी, कौन चलती थी, नहीं, नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, ये नई चलती थी आपके 1967 में। कब आई थी ये, 1967 के अंदर, राइट, 1967 के अंदर आई थी। और इसमें एक स्कीम, इसने एक स्कीम चलाई थी किसके साथ, बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किसके लिए, बैंक ऑफ इंडिया के साथ, बैंक ऑफ इंडिया। स्पॉन्सर किसने किया था, नाई ने किया था, नाई यानी नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर ने स्पॉन्सर किया था एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम, किसके साथ, बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और वो कब किया था, वो इन्होंने किया था अगस्त 1972। तो इसका आंसर यही पूछा गया था, ये कब की थी, तो इसका आंसर हो गया अगस्त 1972। लेकिन बात याद रखने की जरूरत यह है कि ये जो था, ये नाई जो, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो गया है, याद रखना, FISME। ये सवाल आ सकता है, देख लेना, मैंने इसमें सवाल इंक्लूड नहीं किया है, फिर भी आप लिख लो FISME, मतलब क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है, उसकी एक एनजीओ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस एनजीओ के तहत इसका नाम चेंज हो, पहले क्या था, नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स था, इसका नाम चेंज हो गया, FISME हो गया, क्या हो गया, FISME। और ये जो है, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, और इसका नाम चेंज हो गया, ये भी याद रखना है। नाई कब आया था, 1967, ये भी याद रखना है। ये इन्होंने एक स्कीम चलाई थी बैंक ऑफ इंडिया के साथ 19 अगस्त 1972 में, जिसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम के तहत नाम, मतलब उसके लिए काम करने का पैसा दिया था इन्होंने, राइट। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, कुछ नहीं है, इसका नाम फुल फॉर्म हाई गया आपका इस क्वेश्चन के अंदर, और ये अब चेंज किया, ये तो याद रख लेना FISME, ठीक है, कुछ नहीं है, FISME, स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो एंड मीडियम, ये एंटरप्राइजेस हो गया आपका, ये तो याद है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, या FI हो गया, और ये एंटरप्राइजेस हो गया पीछे वाला, ओके, ठीक है सर। ये सर आपने सब कचरा कर दिया, इसको वापस से लिख दो, 1 मिनट में लिख लेता हूँ, FISME, बस इतना सर ना, ओके, ठीक है सर। तो इसका आंसर हो गया ये 72। चलो, एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है जिसको जिला उद्योग केंद्र होता है, आपने देखे होगा अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला उद्योग केंद्र होते हैं। वो कहाँ पे होता है, इन्होंने बोला कहाँ पे लोकेट, तो भैया जिलों में होता है, तो डिस्ट्रिक्ट नाम है, तो ईच डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज ही वो क्या होंगे, प्रत्येक जिले में ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर खोले हुए है, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो जो योजना आती है वो उनको देखते हैं। द पर्पस ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम इज टू एनकरेज यूनिट टू अंडरटेक, एक सॉफ्ट लोन स्कीम होती है। सॉफ्ट लोन स्कीम का मतलब ये हुआ, सॉफ्ट लोन स्कीम का मतलब हुआ कि हमें जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है उनका मॉडर्नाइजेशन करना है, यानी पुरानी मशीन है उसको टेक्निकली नई करनी है तो गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन देती है। पुरानी मशीनरी का रिप्लेसमेंट करना है तो गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन देती है। रिनोवेशन, पुरानी मशीन है उसको रिनोवेशन में करना, जैसे ऑनलाइन करना है या इस तरीके से नई मशीन में कुछ चेंजेस हेर बदल करना है, तो ये सारे काम करने के लिए क्या दिया जाता है आपको, एक सॉफ्ट लोन स्कीम चलती है। क्या चलती है, सॉफ्ट लोन की। ये किस लिए दिया जाता है, ताकि आप जो पुराने आपके मशीनें वशीनें उसको आप क्या कर सको, चेंज कर सको। पुरानी होगी तो खर्चे ज़्यादा आएंगे, लाइट ज़्यादा खाएगी, हर चीज़ में नुकसान है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। Why are small businesses important to country's economy? सिंपल सा सवाल है। मैंने कहा था आज के देश में, दुनिया में अर्थव्यवस्था को जो नए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है वही आगे लेके चल रहे हैं। तो यही सवाल है कि स्मॉल बिजनेसेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है किसी देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसके आंसर हो जाएंगे सारे के सारे। इट गिव्स एन आउटलेट्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स की मदद करता है, आउटलेट्स देता है उनको।
दे गिव प्रोवाइड स्पेशली सपोर्ट टू लार्ज कंपनी, लार्ज कंपनी के लिए छोटे छोटे उद्योग होंगे तो लार्ज कंपनी को भी जल्दी से माल मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाता है उनको, नहीं तो वो बाहर से मंगाएंगे, बाहर से मंगाए तो सारा पैसा बाहर देंगे। इट कैन बी इनोवेटर्स फॉर न्यू प्रोडक्ट, कई बार नए प्रोडक्ट निकल जाते हैं अपने देश में, अगर छोटे छोटे स्मॉल में आप करोगे तो अपना खुद का मार्केट बढ़ेगा, प्लस इंडियन मार्केट बढ़ेगा, मेक इन इंडिया बनेगा, उसके साथ साथ नए प्रोडक्ट भी आएंगे जो इंडिया में इनोवेशन, नए इनोवेटिव या नए आविष्कार होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव वाज द आंसर। ठीक है, इस तरह के सवाल है तो सबको एक बार पढ़ लेना, आंसर इनके लगभग वही होते हैं। एक IFCI स्टैंड फॉर, IFCI का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल, आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। ये क्या है? ये एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो पहले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, अब ये क्या हो गया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल, नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो भी आपके उद्योग है उन उद्योगों को, उन इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, मैंने बोला था FI जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो सरकार इनको फंडिंग और इस तरीके से व्यवस्था करती है, वो इस तरीके से ये IFCI खोल रखा है, जो क्या करता है, इनको हर तरीके की व्यवस्था देता है। ठीक है, जैसे कि लोन हो गया, इनको कम ब्याज दर में लोन देना, फाइनेंस करना। ठीक है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को ये सारी चीज़ें ये करता है। ठीक है, ओके। इसमें गवर्नमेंट के, प्राइवेट लिमिटेड है, 61 पॉइंट समथिंग क्या है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें शेयर है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी बन गई है अब। ठीक है, ये लेटेस्ट कुछ मेरे पास डाटा है। ओके, ये ध्यान रखना, ये कब आई थी? ये 1948 में आई थी। कब आई थी? 1948 में आई थी, ये भी ध्यान रखना। IFCI ये एक तरीके से जो लोन और ऐसे फाइनेंस सेवा देता है, सरकार के द्वारा बनी गई है, जो कि इसको इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराती है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मिक्सड विथ फिक्स एसेट, द प्रोजेक्ट विल बी टर्म एज, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ना, लार्ज बड़ा इन्वेस्टमेंट, और वो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी आप और मैं बिजनेस भी करेंगे ना, अपन जब बड़ी पूंजी, लार्ज इन्वेस्टमेंट किसी फिक्स एसेट में लगाएंगे, किसी फिक्स एसेट में, एसेट में मतलब किसी भी बड़े, हमें क्या संपत्ति में अगर पैसा लगाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कैपिटल इंटेंसिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैपिटल इंटेंसिव, यानी पूंजीगत खर्चा कहा जाएगा, या पूंजीगत हमें निवेश कहा जाएगा उसको, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल, क्योंकि हम किस पे लगा रहे हैं? किसी संपत्ति में पैसा डाल रहे हैं, तो उसको पूंजीगत कहा जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, नेक्स्ट, एज ए बिजनेस ग्रो, जैसे बिजनेस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट कंटिन्यू टू बी एन इशू, बट द एंटरप्रेन्योर मैनेज कंसर्न यूजली बिकॉज ऑफ, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, आपको पता है समय की किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, समय की मारामारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी एंटरप्रेन्योर उसको कैसे भी करके यूज़ कर लेता है, उसको कैसे भी करके मैनेज कर लेता है। कैसे करता है? अपने गोल्स को सेट करके, फाइंडिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, जो अपने क्वालिफाइड एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट करके, या फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस को वापस बार बार, देखो परफॉर्मेंस मेजर करेगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे भी टाइम वेस्ट होगा। सेटिंग गोल, बार बार सेटिंग गोल करेगा तो भी टाइम वेस्ट होगा, बार बार एक ही गोल को बार बार चेंज थोड़ा कर सकते, एक बार जो गोल सेट कर दिया उसी के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन हम फाइंडिंग, रिटेनिंग और मोटिवेटिंग क्वालिफाइड, जो हमारे एम्प्लॉइज है उनको हम अच्छी तरह ट्रेनिंग देके, उनको मोटिवेट करके कि भाई जल्दी काम करो, अच्छा काम करो, ऐसे करके हम अपनी बचत को कर सकते हैं। या फिर एंटरप्रेन्योर ऐसे जो समय की जो किल्लत है उसको, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। कैसे ढूंढ सकता है? इन लोगों को और ज़्यादा ट्रेनिंग और उत्साहित करके, यानी मोटिवेट करके, यानी जो योग्य कर्मचारी है उसको ढूंढना, बनाए रखना और प्रेरित करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर बार बार एम्प्लॉय चले जाएंगे तो नए एम्प्लॉय वापस लाओगे, आपका काम रुक जाएगा, वो आपका समय की किल्लत को और बढ़ा देगा, तकलीफ को बढ़ा देगा। एन एंटरप्रेन्योर हु ओन्स मोर देन वन बिजनेस एट ए टाइम इज कॉल्ड, जब किसी एंटरप्रेन्योर उद्यमी के पास एक से अधिक बिजनेस हो तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। जो शार्क टैंक में आते हैं ना, ये अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो इनको बोला जाता है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का मतलब होता है, एक पोर्टफोलियो हो गया, एक पोर्टफोलियो, इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऐसे लिस्ट बनाते हैं ना अपन, भाई मेरे पास ये है, इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, ये जो लिस्ट बनाते हैं ना, इसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो। क्या आपका पोर्टफोलियो क्या है? ये, ठीक है, ये तो पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर को बोला जाता है पोर्टफोलियो, जब एक से ज्यादा बिजनेस हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, यहाँ पे क्या होगा? नॉट कंसिडर एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडल एंटरप्रेन्योर। आज की तारीख में जो मॉडल एंटरप्रेन्योर है उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एक निर्माणदायी, बोलते हैं ना मन कि भाई आगे बढ़ाने के लिए वैल्यूएबल जो चीज़ हो किसी एंटरप्रेन्योर के लिए आज की तारीख में, ठीक है, उसको और ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो बिल्डिंग बनाते हैं ना मन, बिल्डिंग में क्या करता है? और ऊपर इमारत होती है। तो आज की तारीख में इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि मॉडल, जो नए एंटरप्रेन्योर है, नए उद्यमी हैं, उनको आगे बढ़ाने में सहायक नहीं होता है?
टेक्निकल स्किल तो बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया, देखो उसमें तो कोई है ही नहीं। मैनेजमेंट कंपिटेंसी बिल्कुल चाहिए आपका, अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी आपका क्या होगा, आपका बिजनेस और आगे चलेगा। पर्सनल एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया व्यक्तिगत गुण, इसके व्यक्तिगत गुण यानी उसको अपनी तरफ से और अच्छे खुद के गुण भी तो होने चाहिए, काम करने की क्या बोले लायकता होनी चाहिए, उसमें नालायक हो गया तो काम ही नहीं होगा। बिजनेस अवेयरनेस ऐसा कोई विशेष जरूरी नहीं है, आज आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता फिर भी आपका बिजनेस चल जाएगा अगर आप पीछे से सारा हैंडल करते हो। वैसे का वैसा जैसे कि शार्क टैंक में ये लोग नहीं करते इन्वेस्टमेंट या वेंचर कैपिटल, इनको पता नहीं होता कि भाई ओला उबर कैसे चलेगी, लेकिन इन्वेस्ट कर लेते हैं, पता होगा मार्केट समझ गए। ये टेक्निकल स्किल इनके पास है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, और खुद के गुण पर्सनल एट्रीब्यूट्स इनके पास है, गुणवत्ता इनके पास है, तो भी ये कर सकते हैं। तो आंसर इसका होगा नहीं, बिजनेस अवेयरनेस होना इतनी आवश्यकता आज की तारीख पे नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास, सीड कैपिटल असिस्टेंट इज, सीड का मतलब था बीज, कैपिटल यानी शुरू में जो बीज कैपिटल, जो पूंजीगत कैपिटल का बीज हमें चाहिए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो असिस्टेंट क्या होती है, ये इनिशियल असिस्टेंट होती है, यानी शुरुआती ऐसे नहीं लिखते भैया इसमें, शुरुआती असिस्टेंट, शुरुआती हेल्प की गई, ठीक है, प्रारंभिक सहायता होती है एक तरीके से। सीड का मतलब ही हो गया बीज हमेशा शुरुआत में होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक सहायता। ये क्या होता है, इनिशियल असिस्टेंस, राइट। तो इसके साथ 30 क्वेश्चन अपने कर लिया है। आई होप मेरी जितनी भी बातें, थोड़ी क्लास लेंदी होगी लेकिन मैंने आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश की है। आपको घबराना नहीं है, आपकी इसकी तैयारी आज से शुरू करनी है। आपको अच्छी तरीके से जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप अच्छी तरीके से तैयारी करो, घबराना किसी एंगल में नहीं है, कोई चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। पढ़ाई के लिए मनोरंजन को छोड़ दोगे तो भी गलत है, मनोरंजन के लिए पढ़ाई को छोड़ दोगे तो भी गलत है। सब टीवी देखना, खेलना कूदना, मैं कह रहा हूँ मनोरंजन सारा ही, अगर इस पढ़ाई के लिए मनोरंजन को छोड़ोगे तो भी गलत है, और मनोरंजन के लिए पढ़ाई को छोड़ोगे तो भी गलत है। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सारी चीज़ पकड़ के रखनी है, अच्छी तरह से मैनेज करके वो चलना है, और किसी चीज़ को जीवन में त्यागना नहीं है। छोड़ दिया तो फिर आप छोड़ू लाल हो जाओगे। आपको छोड़ू लाल नहीं बनना है, आपको पकड़ू लाल बनना है, और आपको हर चीज़ को अच्छी तरह से कार्य करना है। चलो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वन एग्जाम को ऐसे ही प्यार देते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप चैनल को करते ही है, और बताइएगा वीडियो कैसे लगे। अगर आपने मुझे मोटिवेट किया तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।